हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शत्रुघ्न रिवीजन फॉर रेलवे। आप सभी का फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक्स के पार्ट 3 में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फिर से 20 प्रश्नों को हल करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल शत्रुघ्न रिवीजन फॉर रेलवे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? मतलब आपको बताना है कि भारतीय जो आय है में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। तो ये विनिर्माण क्षेत्र का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो वह होता है विनिर्माण क्षेत्र का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। तो भारतीय आय का मुख्य स्रोत जो है वह सेवा क्षेत्र है। ठीक है, जिसको हम लोग तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत आपका सेवा क्षेत्र है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? आपको बताना है कि योजना काल में जो राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। तो वह घटा है कृषि क्षेत्र में। मतलब कहने का मतलब है, इससे पहले जो है कृषि जो है राष्ट्रीय आय में योगदान अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, लेकिन अभी जो है कृषि का जो है राष्ट्रीय आय में योगदान घटता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा कि योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। तो वो घटा है कृषि क्षेत्र का। ठीक है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या होता है? आपको बताना है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या होगा। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर किसी देश का आर्थिक विकास हो रहा है, ठीक है, आर्थिक विकास हो रहा है, मतलब उस देश का जो है तृतीय क्षेत्र, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं, उसमें जो है न उसका योगदान बढ़ रहा है। तो आपको बताना है, इसको याद रखना है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था जो है विकसित होती जाएगी उसी तरह तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। आपको याद रखना है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जितने भी विकसित देश हैं उन सभी में जो है सेवा क्षेत्र का योगदान या तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय न्याय दर्श की स्थापना कब हुई थी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनएसएस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तो इसका हुआ है 1950 में। ये एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय न्याय दर्श की स्थापना कब हुई है। तो यह हुई है 1950 में। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएसओ, की स्थापना कब हुई है। तो हुई है 1951 में। इसको याद रखिएगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम लोग सीएसओ कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी या कब हुई है। तो वो हुई है 1951 में। इससे पहले वाला प्रश्न था राष्ट्रीय न्याय दर्श की स्थापना कब हुई है। तो वह हुई है 1950 में, और उसके एक साल बाद सीएसओ का मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है। तो भारत की राष्ट्रीय आय जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा अनुमानित होती है। और हम लोगों ने देखा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था। तो 1951 में। उससे पहले 1950 में भारतीय न्याय दर्श क्या था, राष्ट्रीय न्याय दर्श की स्थापना 1950 में, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में। और इस प्रश्न में है कि भारतीय राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है। तो वह होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है। तो
गोवा का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है तो गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि गोवा का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, तो अब यहाँ पूछ रहा है कि न्यूनतम किस राज्य का है। तो न्यूनतम अगर पूछा जाए तो आपको आंसर देना है बिहार। ठीक है, बिहार का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1867-68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी या सर्वप्रथम अभी निश्चित किया था। आपको बताना है कि 1867-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया थी या किसने बताया था या इसका अनुमान किसने लगाया था। तो वो आपको आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने कहा था 1867-68 में कि भारत का प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो ड्रेन का सिद्धांत भी आपका दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। ठीक है, क्या है ड्रेन का सिद्धांत, आपको याद रखना है कि ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था। तो ड्रेन का सिद्धांत आपका दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में जो है आपका उपयुक्त दोनों, मतलब उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, दोनों विधि का प्रयोग होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है दोनों का किया जाता है। कौन कौन है, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि। ठीक है, आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो हिंदू वृद्धि दर जो है आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय आय से। ठीक है, कभी कभी इसका स्टूडेंट गलत आंसर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आदमी इसको जो आंसर कर देते हैं वो है प्रति व्यक्ति आय, लेकिन ये गलत होता है। आपका आंसर होगा राष्ट्रीय आय। ठीक है, इसको आराम से याद रखिएगा कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, तो राष्ट्रीय आय से है। ठीक, नेक्स्ट है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, आपको बताना है कि 1949 में एक समिति गठित किया गया था, उस समिति का नाम था राष्ट्रीय आय समिति। उस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो इसका अध्यक्ष जो है पीसी महालनोबिस को बनाया गया था। ठीक है, इसमें दो प्रश्न बन सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया था। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है 1949 में किया गया था, और उस समय जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो अध्यक्ष बनाया गया था पीसी महालनोबिस को। यहाँ से दो प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए था या लगाए थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे हम लोगों ने पढ़ा था दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो यही इसका आंसर है। दादा भाई नौरोजी और उनका साथ में थे सिराज। ठीक है, दोनों नाम याद रखना है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे, तो लगाए थे दो आदमी मिलकर। कौन कौन, तो दादा भाई नौरोजी और सिराज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। तो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना जो है ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों के आधार पर किया जाता है। कौन कौन है, तो चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर। ठीक है, याद रखना है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है, तो चालू मूल्य के आधार पर या फिर स्थिर मूल्य के आधार पर, मतलब दोनों के आधार पर आप राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। ठीक है, या की जाती है। नेक्स्ट है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। मतलब आपको बताना है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो किसी भी देश का आर्थिक विकास कितना ज़्यादा है या नहीं है, तो हम लोग उसका पता सकल घरेलू उत्पाद या फिर जीडीपी
से लगा सकते हैं। जिस देश का जीडीपी जितना ज़्यादा है उस देश में जो है आर्थिक वृद्धि जो है उतना अधिक है। ठीक है, तो हम लोग किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप जो है वो सकल घरेलू उत्पाद है, मतलब जीडीपी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा इसका आंसर जीडीपी है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय एक वर्ष में जो है राष्ट्रीय आय जितना है उसको देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय को देश के कुल जनसंख्या से भाग देंगे, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। तो राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी निवेश विधि नहीं है। तो कौन कौन है, मूल्य वर्धित विधि है, आय विधि है, व्यय विधि है, मतलब 3 है, ऑप्शन नंबर 3 नहीं। निवेश विधि से आप राष्ट्रीय आय का मापन नहीं कर सकते। किससे कर सकते हैं, तो मूल्य वर्धित विधि से, आय विधि से और व्यय विधि से आप राष्ट्रीय आय के मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, मतलब मैट्रिक्स पद्धति जो है, मैट्रिक्स पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है, कौन सा नहीं है, तो मैट्रिक्स पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न है, तो यही अंतिम प्रश्न था। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अब तक मेरे चैनल शत्रुघ्न रिवीजन फॉर रेलवे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी भारतीय अर्थव्यवस्था का सीरीज के और भी अनेक वीडियो आने वाले हैं। तो वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन करें, जिससे कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल सके। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।